नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेश श्रीवास्तव जी, जो भारतीय सब लोग पार्टी से दीघा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आइए हम चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप अपने पार्टी के बारे में कुछ बताइए कि पार्टी का आपका क्या उद्देश्य है। अगर आपकी सरकार बनती है, आपके विधायक जीतते हैं चुनाव में, तो आप लोग क्या करेंगे, किस तरह से लोगों की सहायता करेंगे, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए आप। अगर डॉक्टर अरुण बाबू के नेतृत्व में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला मुद्दा हमारा विकास है, जो अभी विकास अवरुद्ध हो गया है। जी जी बिल्कुल। लोगों को कह के जो अभी की सरकार है, वर्तमान सरकार, वो कहती है, लोगों को डर दिखाती है कि आज से 15 साल पहले जो जंगल राज था वो जंगल राज फिर से लौट के आएगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ, हमारी पार्टी तो कहती है कि वो तो जंगल राज था, लेकिन ये तो महाजंगल राज है। ये सुशासन के नाम पर कुशासन है जी। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि बिहार में जो विकास अवरुद्ध हो गया है उसको फिर से संचालित करना, जन जन तक विकास की धारा को पहुंचाना, जो महिलाओं का उत्पीड़न है उसको रोकना, युवाओं जो बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराना, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है अभी उनको न्याय दिलाना हमारी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है। जी, बहुत अच्छी बात बताई। और जहाँ तक मुझे मालूम है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जी। समाज में महिलाओं के लिए बहुत सारा काम आप कर रही हैं। आपकी एक संस्था भी है, समर्थ नारी और समर्थ भारत जी। उसके तहत क्या करती हैं, किस रूप में आप महिलाओं को रोजगार मुहैया कराती हैं, या किस रूप से आप उनको सहायता प्रदान करती हैं, किस रूप से आप उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, हमारा समर्थ नारी समर्थ भारत का जन्म अभी तो 5 मार्च को हुआ है 2020 में जी। लेकिन उसके पहले भी मेरा एक संस्था था, कला संगम, और अभी भी है, वो अभी भी काम कर रही है, जिसके तहत मैं बच्चियों को, लड़कियों को, या जो भी बच्चे हैं, लड़का भी थे, तो उनको मेरा काम था, महिलाओं को काम था कि उनको एक हुनर देना, जैसे कि सिलाई का हुआ, पेंटिंग का हुआ, जैसे ये लकड़ी से बना हुआ सामान हुआ, या वो जो गांव में खर वगैरह का बनता था, याद होगा आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन सब चीजों को उनको ट्रेनिंग देके उनको उस लायक बना देना था, या बनाना है कि उससे वो खुद रोजगार का वो जन्म दे सके और अपने भी उस रोजगार का एक हिस्सा बने और लोगों को प्रोत्साहित करें और उसमें शामिल करें, और उस रोजगार से वो आत्मनिर्भर भी बने और लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाए। तो जबकि मैं बता रही हूँ कि जो कला संगम था मेरा, उससे लगभग करीब 20 से 25 हजार बच्चियां, 20 से 25 हजार लड़कियां, क्या बात है, वो सिलाई, मेहंदी, पेंटिंग वगैरह का काम करती थी। वो स्कूल में भी जाती थी, पढ़ती थी और वो काम भी करती थी, और उनसे जो पैसा मिलता था उनको मैं खर्च करने नहीं देती थी। अच्छा। वो पैसा उनके भविष्य निधि में जमा होता था। और उसको जब वो बच्ची बड़ी हो जाती थी, उनका पैसा था, वो कैसे यूज करेंगी उनको मैं बताती थी कि ऐसे यूज होगा, इस पैसे को अनर्गल खर्च करने की जरूरत है। उनके माता पिता भी मेरी बात को मानते थे और मैं जैसे बताती थी वैसे काम करते थे। आज मैं बताऊं कि कम से कम मैं 23 लड़की की शादी की हूँ। मैं 11 बच्चियों को गोद ली थी, बेटी को, जिसमें से 23 लड़की की हमारी शादी हो चुकी है। उन पर मेरा पैसा खर्च होता है। वो पैसा
आप बोलेंगे वो पैसा कहाँ से आता है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं भी पेंटिंग करती हूँ उनके साथ में बैठ के, मैं भी काम करती हूँ। जब मैं पटना में रहती हूँ, जब हमारी संस्था चलती है तो मैं भी काम करती हूँ। उसमें से ऐसे महिलाएं भी हैं जो ट्रेंड है, जो महिलाओं को मेरे न रहने के बाद भी उनको ट्रेनिंग देती हैं और उन्हें बताती हैं कि ऐसे करना है, और रोजगार मैं उपलब्ध कराती हूँ। तो आप लड़की या महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ आप बाजार भी उपलब्ध कराते हैं कि वो बनाने के बाद वो कहाँ बिकेगा, वो कहाँ मार्केट में जाएगा, कैसे जाएगा, उनको क्या उसका मूल्य मिलना चाहिए, वो सब मैं निर्धारित करती हूँ। और उनको जो उचित मूल्य होता है, जो उन पर खर्च होता है, जो उनका मेहनत लगता है, वो सारा कुछ मिलके उनको पैसा मिल जाता है और मार्केट में उनको दे देती हूँ। जैसे कि बहुत बार देखे होंगे कि जो महिलाएं कुछ नहीं जानती हैं, जैसे घर में अचार बनाना हुआ, बड़ी बनाना हुआ, पापड़ बनाना हुआ, तो ये सब महिलाएं करती हैं, मैं उनको बाजार देती हूँ। बहुत बढ़िया, अभी तो बहुत अच्छी बात कर की हैं आप जो है ना। अच्छा, आप दीघा से खड़ी हैं जी। दीघा से वर्तमान में जो विधायक थे संदीप चौरसिया जी, वो भी वहां से खड़े हैं जी। तो उनके सामने आप अपने आप को किस रूप में रख रहे हैं, कैसे आपकी तैयारियां हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाजपा से रिलेटेड है तो उनके पास खर्च करने के लिए बजट भी होंगे अच्छे खासे जो है ना, सत्ता में है तो बहुत सारी बातें हैं जो व्यवस्था उनके पक्ष में हो सकता है। तो आप किस रूप में वहां पे अपने आप को देख रही हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ जी, आपको मैं पहले भी बताया। हाँ जी जी बिल्कुल। अभी हमारी एक संस्था भी है, समर्थ नारी समर्थ भारत, जिसके तहत आपको मालूम होगा कोरोना काल में मेरा 29 दिन तक लंगर चला था। अच्छा। और पूरे दीघा विधानसभा में जहाँ से भी खबर आया कि हमारे यहाँ खाने की दिक्कत हो रही है, मैं उस कोरोना काल में भी वहाँ पहुँच के उनको वो खाने का सामान, बच्चों का दूध का, मतलब जो भी होता है घरेलू उत्पाद, मैं मुहैया कराई थी। बहुत अच्छी बात है। और जब मैं मुहैया कराई, लोगों को रोजगार की, उसी समय फिर रोज करीब 2500 महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था भी मैं की हूँ, और जो अभी मेरा चल रहा है जी। तो मैं बताऊं कि जो लोग समाज से जुड़ के रहते हैं और समाज से जुड़ के काम करते हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो खुद वहाँ पे लोग ही खुद लेके आते हैं। और मैं बताऊं कि मुझे खुद लोग लेके आए हैं। राइट। और जब लोग खुद लेके आए हैं तो मुझे वहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आपने दीघा में आपने काम ही इतना कर दिया है जी कि लोग आपको हाथों हाथ ले लेंगे वहाँ। हाँ, और ले नहीं लेंगे, ले लिए हैं। हाँ। ओके। और मैं बता दूं कि मेरे थोड़ा सा काम बाकी है, उसको 10 तारीख तक जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। जी जी। और मेरे टक्कर में सच पूछिए तो कोई नहीं है। राइट। जब समाज हमारे साथ है, जब दीघा विधानसभा के एक लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर मेरे टक्कर में कोई कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि मतदाता ही मालिक है, और वो अगर आपके साथ में है तो फिर तो टक्कर की बात कहाँ है, फिर तो जीत की झोली आप ही के आंचल में गिरने वाला है फिर तो। चलिए, अच्छी बात है। अभी आपकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है यहाँ पे? लगभग सभी सीटों पर है। सभी सीटों पे लगभग। और मैं बताऊं कि पोजीशन इतना बढ़िया है जी। अभी जो लोग अभी फर्स्ट फेज में जिन लोगों का होने जा रहा है, वहाँ की जो तैयारी है, वहाँ जो लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो लग रहा है कि इस बार हमारी ही सरकार बनेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो है ना। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी बिहार में हमारा जो राजनीति है बिहार की, उसमें कहीं ना कहीं अशिक्षा और जातिवादी, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, शिक्षा का स्तर तो बहुत नीचे गिर चुका है जी। क्योंकि शिक्षित नहीं होने के कारण हमारे जो बहुत सारे मतदाता हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने दायित्व को, कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं। आपका कहना कहीं ना कहीं सही है। वो क्या है ना, पैसे वाले लोग जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्हें इलेक्शन प्रलोभन देकर, हाँ, प्रलोभन देते हैं, उसके सामने उनको खाना खिलाते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं,
और वो खाना में क्या होता है वो तो आपको खुद पता है। वो शराब के नशे में उठाते हैं लोग, जाके वोटिंग करवा देते हैं। लेकिन इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है जी, उसमें वो लोग भी सावधान हैं, कारण कि इतना उनका विकास के नाम पर अब विकास जो पैदा हो चुका है, जी। इतना उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। जो लोग पहले से हैं, जो प्रतिनिधि हैं पहले से, जो स्थानीय विधायक हैं, जी। आज तक उनको कभी देखने झांक के नहीं गए हैं। सही बात है। आज तक उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा विधायक कौन है। अच्छा, अगर जनता आपको हाथों हाथ ले लेती है, कल होकर के आप विधायिका बन जाती हैं, हमारी भी शुभकामना है आपके साथ में कि आप बन जाएं, जी। तो आप अपने दीघा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो जनता है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, तो आपकी क्या योजना है? आप कैसे उनका विकास करेंगे? उनके लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा तो विकास का मुद्दा है, मैं पहले भी कही हूँ। नहीं, विकास का मुद्दा तो विकास में बहुत सारा चीज है। जैसे आप, एक चीज हम रोकना चाहेंगे आपको, जैसे पढ़े लिखे लोग विकास के मुद्दा कहेंगे तो सारा चीज समझ जाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ उनको आपको समझा करके बताना पड़ेगा कि विकास के मुद्दे में ये चीज आएगा। हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, स्कूल खोलेंगे, नाले की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, तब वो नीचे स्तर के लोग हैं वो उनको समझ में आएगा कि हाँ सही बात बोले मैडम, ये करेंगी। तो उस तरह की बातें आप बताइए। देखिए, मैं बता देती हूँ, मेरा जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है उन्हीं के बीच में तैयार हुआ है। अच्छा अच्छा, वही लोग तैयार करवाए हैं। राइट। अगर जो लोग खुद तैयार करवाया है, बैठ के लिखवाया है कि मेरा ये होना चाहिए, तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं है विकास में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जहाँ पे जो हमारे युवाएं हैं उन्होंने कहा कि हमारे रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। महिलाएं बोली कि हमें आत्मनिर्भर, जो कि मैं पहले से भी काम कर रही हूँ, ये तो आप सबको पता है। महिलाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बच्चियां जिन्हें पढ़ाई और शिक्षा की व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है। और सबसे बड़ी एक चीज मैं बता दूं कि मैं जहां भी गई हूँ या जो भी काम करती हूँ या जो मैं प्रचार में निकलती हूँ, तो वो इतने, अभी भी बारिश तो कब की खत्म हो गई, लेकिन अभी भी रोड पर जो इतने जल जमाव है जिससे लोग परेशान हैं लोग। सबसे पहला काम तो मेरा यही होगा कि जो जल जमाव की स्थिति है मैं उसको चुस्त दुरुस्त करूं, मैं उसकी व्यवस्था करूं। उसके बाद युवाओं का जो प्रॉब्लम है, जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं जिनको 10,000 5,000 भी रुपया अभी नौकरी के लिए वो तरसते हैं, वो नौकरी न करके वो रोजगार करें। सही, वो अपने पैर पे खड़ा हो, और ऐसे खड़ा हो कि अपने साथ जो उनके साथी है, जो गरीब लोग हैं, उनको भी वो। एक चीज आप मैडम और कर सकती हैं, जैसे आपने समर्थ नारी और समर्थ भारत संस्था बनाया, तो समर्थ नर करके भी एक संस्था बना दीजिए, और उसमें भी आप जिस तरह यहाँ पे महिलाओं को आप ट्रेंड कर रही हैं, उनको बाजार दे रही हैं, मार्केट दे रही हैं, उसी तरह का अगर आप एक ये प्रयास कर देती हैं तो ये युवाओं के लिए भी एक बहुत सुंदर उदाहरण होगा। जी, मैं आपको जवाब देती हूँ। ये समर्थ नारी समर्थ भारत है जी, महिलाओं के लिए ये है। जैसे कि अभी एक उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कि अभी कोरोना काल में या जो भी मेरा संस्था अभी जैसे कि एक ममता किचन का उद्घाटन क्यों, मैं खुद जो खाने के लिए तरस रहे थे तो उनको एक ममता रसोई का उद्घाटन की थी। जैसे कि अभी मधुबनी पेंटिंग वगैरह का जो मैंने लोगों को काम दिया था, चाहे जो भी है। तो और अभी हमारा उत्तराखंड में मतलब 4 महिलाओं को हम लोगों ने मत्स्य पालन का ये रोजगार ये उपलब्ध कराया है। तो आपको मैं बताऊं कि तो वो जो रोजगार है तो उसमें तो हमारा युवा, पीछे से युवा भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इलेक्शन के तुरंत बाद ही जी मैं एक कंपनी खोलने जा रही हूँ। अच्छा, एक फैक्ट्री लगाऊंगी जिसमें जितने भी बेरोजगार है, एक फैक्ट्री से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अभी पहले मैं एक फैक्ट्री खोलूंगी जिसमें जितने भी हमारे युवा। किस चीज की फैक्ट्री खोलेंगे आप? जैसे कि हमारा बच्चा अभी सिविल इंजीनियर है, तो ये यूपीवीसी डोर विंडोज वगैरह का जो काम करता है, तो ऐसे भी मुझे फैक्ट्री खोलना है।
राइट। तो उसमें जब वो फैक्ट्री खुलेगी तो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे भी काम करेंगे, सारे लोग उसमें काम करेंगे जो राइट। जिनको रोजगार नहीं है। हम्म। और जो बच्चे लोग नौकरी की लालसा रखते हैं तो उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग देंगे कि वो नौकरी के लिए तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें और उन्हें नौकरी मिले, नौकरी प्राप्त करें। हालांकि सरकार तो यहाँ की कहती है कि हमने 15 साल में बहुत कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री लगाने का कोई चांस ही नहीं, कोई जगह ही नहीं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं उनको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं और बड़े बड़े फैक्ट्री कैसे लगते हैं यहाँ, मैं उनको दिखाऊंगी। अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं उनको दिखा दूंगी। मैं एक महिला होके अपने सरकार से कहती हूँ कि आप देखेंगे कि हमारी जब सरकार बनती है तो कैसे यहाँ पे फैक्ट्री लगती है, कैसे हमारे युवा जो रोड पर घूम रहे हैं उनको घूमने की जरूरत नहीं होगी। आपको शायद याद होगा जी, सरकार तो विकास की बहुत बड़ा ढिढोरा पीटते चलती है, लेकिन कोरोना काल में याद होगा जो हमारे युवा ये जो हमारे गरीब लोग जो बाहर में काम करने के लिए गए थे तो उनको प्रवासी का नाम दे दिया गया, प्रवासी का नाम दे दिया। अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके वो काम करेंगे तो प्रवासी होगा, और सरकार जो बाहर से मंगाई वो प्रवासी नहीं हुए, जिनको प्लेन से लाया गया वो प्रवासी नहीं हुए। जो हमारे मजदूर के पैर चल रहे थे तो पैर से खून निकल रहा था, उनको प्रवासी बना दिया गया, उन्हें प्रवासी बना दिया गया। देखिए, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री खोलने के लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है जी, जो हमारे सरकारों के पास नहीं है। उनके पास में मैं बताऊं आपको कि उनके पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ है, महिलाओं का उत्पीड़न भरा हुआ है, हमारे युवाओं का वो क्या बोलते हैं उसको, उनको पैर के नीचे कुचले के इनके आदत पड़ गई है। ये जो बैठे हुए हैं सारे ऊंचे पोस्ट पर, ये सिर्फ अपना घर भरते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। एक बार तो सरकार कर रही थी कि जब अभी जो सरकार है, तत्कालीन सरकार है, जो कह रही थी कि मैं बच्चों के गाल पर लाली ला दूंगा, युवाओं के गाल पर। वो लाली क्या लाएंगे, हमारे जो युवा रोड पर भटक रहे हैं, यही लाली ला दिए ये सरकार। ये तो महाजंगल राज। अब बार बार एक चीज ये बार बार दोहराते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो लालू जी आ जाएंगे। लालू जी क्या थे? लालू जी से इनसे भी ज्यादा भ्रष्ट लालू जी थे क्या? जो सीधे बालगिरी, जो मुजफ्फरपुर में बालगिरी जो ये हुआ था, उसमें कांड हुआ था, उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। उनसे भी भ्रष्ट कोई हो सकता है क्या? ये दूसरे पर क्या उंगली उठाते हैं? मुद्दा तो बहुत अभी आपको मैं बता दूं कि एक आंकड़ा आया था आप ही लोगों का, जिसमें दिया हुआ था कि लालू जी के समय में 7 पॉइंट कुछ महिला उत्पीड़न बढ़ा हुआ था, और इनके समय में दिखाता है कि 13 पॉइंट कुछ महिला उत्पीड़न बढ़ा हुआ। आज तो आप पढ़ते होंगे तो रोज 3-4 ऐसा खबर आता होगा। हाँ, आम बात है आज। तो ये विकास के नाम पर क्या करते हैं? सुशासन बाबू का लाते हैं ना। तो सुशासन बाबू क्या कहते हैं, इनको तो खुद अगर इनसे नहीं बिहार चल रही है, नहीं सरकार में ये रह पा रहे हैं, लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको तो खुद में खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक। अच्छा, एक चीज और मैडम, आपकी तो तैयारी जमीनी स्तर पर आपने अपने क्षेत्र में किया है, फिर भी अगर कुछ मैसेज आप दीघा के जो मतदाता है उनको आप देना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको 2 शब्द बोल सकते हैं। मैं दीघा विधानसभा की सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगी कि आप मुझे अधिक से अधिक मत दे के जिताएं, ताकि मैं दीघा विधानसभा में विकास की ला सकूं, विकास कर सकूं, और आपका जो भी अधिकार को अवरुद्ध कर दिया गया है उस अधिकार को मैं दिलाऊंगी। मैं महिलाओं का भी, युवाओं का भी, और जो बड़े बुजुर्ग जो मैं जाती हूँ उनके पास में वो रोते हैं, मैं उनका भी अधिकार दिलाऊंगी। मैं उनके लिए काम करूंगी। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।